हेलो मेरे प्यारे दोस्त, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे। और जो है दोस्त, आप अपनी तैयारी को एक अलग और विशेष अंदाज में जो है आप लोग की तैयारी जो है चल रहा होगा, मुझे इतना उम्मीद है। तो दोस्त, आज जो है आप सभी के लिए लाया हूं मौर्य साम्राज्य से बनने वाले सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो दोस्तों लूसेंट का पूरी तरह से निचोड़ प्रश्न है और हर एग्जाम के दृष्टि से है ना दोस्त, ये आप सभी के लिए रामबाण होगा। दोस्त याद रखना, लूसेंट वो किताब है ना दोस्त जो हर स्टूडेंट के पास होता है। लूसेंट वो किताब है दोस्त जो हर स्टूडेंट के पास होता है, लेकिन दोस्त याद नहीं होता है। याद किसी स्टूडेंट को नहीं हो पाता है। रीजन आप लोग भी जान लीजिए। लूसेंट में जो है वन लाइनर लिखा रहता है कि इस तरह से मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है, लेकिन वो स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं बना पाता है और इसके कारण कुछ क्षण के लिए उसको याद रहता है दोस्त, वो भूल जाता है। लेकिन मैं आप लोग के सामने जिस तरह से प्रश्न लाया हूं दोस्त, इस तरह से अगर आप एक बार कर लेते हैं ना, तो कर लेते हैं दोस्त, तो इसके बाद जो है आप किताब को पढ़िएगा। आपको जो है फिर जो है 7 दिन के बाद, अगले 7 दिन के बाद जो है किताब को देखना है। अब तब जो है आप कभी नहीं भूल पाइएगा, ये मेरी गारंटी है। देखिए दोस्त, होता है क्या, अगर आप बुक को पढ़ते हैं तो एक बार बुक पढ़ने से आपको उम्मीद नहीं करता हूं कि याद हो जाएगा, नहीं होता है दोस्त याद। तो आपको जो है बार बार पढ़ना है। तो मैं पहले आप लोग को जो है हर चैप्टर का पहले देखिए इस तरह से ऑब्जेक्टिव बताया हूं। इस तरह से जैसे ही आप बुक को पढ़िएगा तो बुक को पढ़ने के बाद जो है आपको पूरी कन्फर्म याद हो जाएगा कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है। तो इस तरह से अगर दोस्त याद करेंगे तो आपको पूरी तरह से याद रहने वाला है। तो चलिए, मैं आप सभी के सामने जो बुक है उसका निचोड़ रखने वाला हूं, जो आपके हर एग्जाम की दृष्टि से रामबाण होगा। आपको अंत में जो है महसूस होगा कि ये सही में जो था किसी एग्जाम की दृष्टि से रामबाण है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आपकी क्लास की। तो देखिए प्रश्न है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है। दोस्त, मौर्य वंश का संस्थापक याद रखना है कि मौर्य वंश का संस्थापक जो है ना वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। इसको आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगली पॉइंट्स की और। देखिए इसमें कुल लगभग आपको 50 से प्लस पॉइंट यानी कि लाया हूँ, जो कि पूरी तरह से निचोड़ है। देखिए मौर्य वंश का शासन जो है कितने वर्ष तक रहा था। ये तो दोस्त कुल 137 साल जो है मौर्य वंश का शासन चला था। तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपके साथ है। प्रश्न है दोस्त कि मौर्य वंश का जो है ना, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का याद रखना, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक है ना वो वृद्धरथ था। कौन था? वृद्धरथ था, याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगली प्रश्न की ओर। तो अगली प्रश्न आपके सामने है मौर्य वंश की राजधानी। तो मौर्य वंश की राजधानी आप लोग याद रखिएगा कहाँ थी। तो मगध में थी मौर्य वंश की राजधानी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली पॉइंट्स की ओर, जो दोस्तों हर पॉइंट्स आपके एग्जाम की दृष्टि से मैं बार बार कहता हूँ कि ये रामबाण होगा। देखिए प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था। तो दोस्त याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है वो 345 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व हुआ था। चलिए देखते हैं अगली प्रश्न की ओर। तो देखिए आपके सामने अगली प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोपोटस किसने कहा था। तो याद रखिएगा दोस्त कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सेंट्रोपोटस किसने कहा था। तो जस्टिन ट्रूडो जो था, यही चंद्रगुप्त मौर्य को जो है क्या कहा था? सेंट्रोपोटस कहा था। तो इसको आप लोग याद रखना। आइए देखते हैं अगली प्रश्न है कि जो इसी से रिलेटेड है कि मुद्रा राक्षस पुस्तक। तो मुद्रा राक्षस पुस्तक जो है जिसका संबंध जो है किससे है? चंद्रगुप्त मौर्य से है। और इस पुस्तक के लेखक दोस्त कौन है? तो ये विशाखदत्त है। कौन है? विशाखदत्त है, याद रखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आइए देखते हैं अगली प्रश्न आपके सामने है कि यानी कि अर्थशास्त्र पुस्तक। अर्थशास्त्र पुस्तक, इसके लेखक कौन है। तो दोस्त याद रखना, अर्थशास्त्र पुस्तक का लेखक जो है ना तो वो चाणक्य, या इसे विष्णुगुप्त या इसे कौटिल्य भी कहा जाता है। तो ये तीनों पॉइंट आप लोग को कहीं देखने को मिल सकता है। आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न है।
देखिए प्रश्न है कि अर्थशास्त्र का संबंध है, तो आपको बताना है कि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है। तो ये जो है राजनीतिक से है। किससे है? अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीतिक से है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्त, याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये इसका जो है ये गद्दी पर कब बैठा था। तो याद रखना कि 328 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा था। ईसा पूर्व इसमें लगा लीजिएगा दोस्त, 328 ईसा पूर्व और 300 जो है 45 ईसा पूर्व इसका क्या हुआ था, इसका जन्म हुआ था। तो आप लोग इसको याद रखना। आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है कि जो है चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस धर्म से है। काफ़ी ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्त, याद रखना कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना इसका संबंध किस धर्म से है। तो जैन धर्म को आप लोग को याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था। तो याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य जो था अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया था और इसकी मृत्यु जो है 298 ईसा पूर्व जो है हो गया था। तो कहाँ हुआ था, तो ये भी पूछता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में हुआ था। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं अगली प्रश्न की ओर। आपके सामने अगला प्रश्न है कि ये देखिए दोस्त, अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है जैन धर्म की दीक्षा किससे लिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना जैन धर्म की दीक्षा जो है ये जैनी गुरु भद्रवाहु से लिया था। इसके सही आंसर जो है जैनी गुरु भद्रवाहु हो जाएगा। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। तो चलिए देखते हैं अगली प्रश्न जो आपके सामने है। प्रश्न है कि 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है किसे हराया था। तो ये जो था सेल्यूकस निकेटस को हराया था। तो इसको आप याद रखना कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेल्यूकस निकेटस को हराया था। तो कब, तो 305 ईसा पूर्व। तो देखिए अगला प्रश्न है कि सेल्यूकस निकेटस जो था ये कौन था। तो सेल्यूकस निकेटस जो था कौन था दोस्त, ये मेगास्थनीज का राजदूत था और जो है सिकंदर का कौन था, सेनापति था। कौन था, मेगास्थनीज का राजदूत था और सिकंदर का सेनापति था। आइए बढ़ते हैं दोस्त अगले पॉइंट्स की ओर। ये देखिए आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। इसमें आप लोग को मैं बताता हूँ। देखिए है कि सेल्यूकस निकेटस ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी जो है चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। तो इससे आपको ये निष्कर्ष निकलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो है शादी किससे हुआ था। तो कार्नेलिया से हुआ था। तो कार्नेलिया कौन हो गई, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी हो गई। और याद रखना इसी के शर्त के अनुसार जो है सेल्यूकस निकेटस जो था चंद्रगुप्त मौर्य को जो है काबुल, कंधार, हेरात और मकराना चंद्रगुप्त मौर्य को दान में दे दिया था। यानी दहेज के रूप में जो है ये चारों प्रांत जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटस ने दिया था। तो प्रश्न ये भी पूछता है कि प्राचीन भारत के इतिहास में काबुल, कंधार, हेरात और मकराना जो है किस मौर्य शासक के अधीन था। तो याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपके सामने अगला पॉइंट्स है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको बताना है कि इंडिका पुस्तक जो है ना दोस्त, तो इसका लेखक कौन है। तो मेगास्थनीज है। आप लोग इसको याद रखना। आइए देखते हैं अगली पॉइंट्स की ओर। अगला पॉइंट्स है चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटस के बीच हुए युद्ध का वर्णन किसने किया था। काफ़ी ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्त, याद रखना कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटस के बीच जो युद्ध हुआ था इसका वर्णन जो है एपियान्स नामक व्यक्ति ने किया था। इसको याद रखना, काफ़ी ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। देखिए एक पॉइंट्स है जिसको आप लोग एक नज़र दे दीजिएगा। देखिए प्लूटार्क के अनुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटस को कितने हाथी दान दिए थे। तो ये 500 हाथी दान दिए थे। तो ये भी पॉइंट जो है एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। चलिए इसके बाद जो है अगला शासक आता है जिसका नाम है बिंदुसार, जो कि ये भी किस वंश से संबंधित है, तो मौर्य वंश से ही संबंधित है। तो इससे बनने वाले सारे पॉइंट्स को अब देखते हैं। देखिए है कि चंद्रगुप्त मौर्य का
उत्तराधिकार। तो दोस्त याद रखना कि चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद कौन आता है, बिंदुसार आता है। तो इसका उत्तराधिकार कौन होगा, बिंदुसार होगा। तो इसको आप लोग को याद रखना है। चलिए देखते हैं अगली पॉइंट्स की। और अगला पॉइंट्स बिंदुसार के बारे में क्या है कि बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखना कि बिंदुसार को है जो ना दोस्त, वो अमित्र घात के नाम से जानता है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ जो है दोस्त, अमित्र घात का अर्थ कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका अर्थ जो है शत्रु विनाशक होता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा, काफ़ी ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं अगली पॉइंट्स की। और अगला पॉइंट्स इससे क्या बनता है, अगला पॉइंट्स है दोस्त कि बिंदुसार जो है किसका अनुयायी था। काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो बिंदुसार जो है किसका अनुयायी है, आजीविक संप्रदाय के, आजीविक संप्रदाय के अनुयायी था। और आजीविक संप्रदाय, इसके संस्थापक कौन थे, तो मैथिली पुत्र गौसाल जो थे आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्त कि वायु पुराण में जो है बिंदुसार को क्या कहा गया है। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है। तो वायु पुराण में जो है दोस्त बिंदुसार को क्या कहा गया है, भद्रसार कहा गया है। तो याद रखना कि वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है, भद्रसार कहा गया है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट्स है कि जैन ग्रंथ में बिंदुसार को क्या कहा गया है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार और जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। क्या कहा गया है, सिंहसेन कहा गया है। आप लोग इसको याद रखना। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की ओर, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। देखिए अगला पॉइंट्स है, बौद्ध विद्वान ने जो है तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। एक को बौद्ध विद्वान था जिसका नाम तारानाथ था, जो बिंदुसार के बारे में कहा कि ये जो है कुल 16 राज्यों को जो है जीता था। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है, पॉइंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला शासक है आपके सामने अशोक। तो चलिए अशोक से बनने वाले सारे प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए ये जो था अशोक जो था किसका उत्तराधिकार था, तो ये बिंदुसार का उत्तराधिकार था। तो इसको आप लोग याद रखना कि बिंदुसार का उत्तराधिकार कौन हुआ, तो ये जो था दोस्त अशोक हुआ था। तो इसको आप लोग ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि अशोक जो है गद्दी पर कब बैठा था। तो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो 269 ईसा पूर्व में जो है 269 ईसा पूर्व में अशोक ने जो है किस पर, गद्दी पर बैठा था। तो इसको आप लोग दोस्त याद रखना, काफ़ी ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि अशोक गद्दी पर कब बैठा, तो 259 ईसा पूर्व बैठा था। तो इसको आप लोग याद रखना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि अशोक की माता कौन थी, अर्थात अशोक की माता का नाम क्या थी। तो अशोक की माता का नाम जो था ना दोस्त, वो सुभद्रागी था। कौन था, सुभद्रागी था। इसको आप लोग याद रखना। आइए देखते हैं अगला पॉइंट्स जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है दोस्त कि किन किन अभिलेख में अशोक का नाम जो है अशोक मिलता है। तो दोस्तों ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किन किन अभिलेख में जो है अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो इसके लिए आप लोग याद रखिएगा, मौस्की, गुर्जरा, नेतुर और जो है उडेल गोलम का अभिलेख, ये चारों अभिलेख में जो है अशोक का नाम जो है दोस्त अशोक मिलता है। तो इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि जो है मौस्की अभिलेख है, गुर्जरा अभिलेख है, नेतुर है और उडेल गोलम अभिलेख, इन चारों अभिलेख में जो है अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो इन चारों को आप लोग ध्यान में रखना। चलिए देखते हैं अगली पॉइंट्स जो अशोक से बनने वाले पॉइंट्स है। तो अगला पॉइंट्स है कि किस अभिलेख में जो है अशोक ने खुद को मगध का राजा बताया है। तो अशोक ने जो है खुद को मगध का राजा किस अभिलेख में बताया है, तो ये जो है भाब्रू अभिलेख जो है, इसमें जो है अशोक ने मगध का राजा घोषित किया है कि मैं मगध का राजा हूँ। तो ये जो है किस अभिलेख में, तो ये भाब्रू अभिलेख में बताया है। देखिए अगला पॉइंट्स है कि पुराण में अशोक को क्या कहा गया है। तो पुराण में जो है ना दोस्त अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। क्या कहा गया है, अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। इसको आप लोग याद रखना। तो चलिए बढ़ते हैं अगली पॉइंट्स की ओर।
तो देखिए अशोक से अगला पॉइंट है कि अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे लिया था। तो अशोक ने जो है बौद्ध धर्म के, तो अशोक किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है किससे लिया था, उपगुप्त से लिया था। किससे, उपगुप्त से, आप लोग याद रखना। और अशोक पहले किस धर्म का अनुयायी था, तो याद रखना दोस्त, तो ये जो था ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। और किस धर्म से की दीक्षा लिया था, तो ये जो था बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था। और पहले अशोक जो था किस धर्म के अनुयायी था, ये ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। तो दोस्त ये चलिए इतना पॉइंट्स रहा, इससे अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला पॉइंट्स है कि राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है। काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसीलिए मैं आप लोग को कहता हूँ कि पूरी ध्यान से देखिए राजतरंगिणी पुस्तक। तो इसका लेखक जो है ना दोस्तों, ये कल्हण है। कौन है, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हण है, इसको आप लोग याद रखना। देखिए अगला पॉइंट्स है कि राजतरंगिणी पुस्तक जो है ना, इसका संबंध किससे है। तो राजतरंगिणी पुस्तक का संबंध जम्मू कश्मीर के इतिहास से है। जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये भी पॉइंट्स एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट्स है कि अशोक का जो है कुल कितने शिलालेख है। तो अशोक के कुल कितने अभिलेख, तो इसका कुल 14 जो है अभिलेख है। तो अभिलेख क्या होता है दोस्तों, अभिलेख का इसका अध्ययन जो है एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहलाता है। किसी पत्थर पर जो लेख लिखा जाता है उसे ही अभिलेख कहा जाता है। दोस्त याद रखना कि अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और याद रखना अभिलेख 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, जो एक सीधा इस तरह से जो पिलर होता है, पिलर पर जैसे इस तरह से खंभा होता है ना, तो इस पर जो लेख लिखा जाता है उसे कहा जाता है स्तंभ लेख। और गुफा में जो लेख लिखा जाता है दोस्तों उसे कहा जाता है, किसी भी गुफा को खोदकर जो लेख लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे गुफा लेख कहा जाता है। और याद रखना किसी छोटी पत्थर पर जो चौखुट पत्थर पर लेख लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे शिलालेख कहा जाता है। तो इन तीनों पॉइंट्स को आप लोग को ध्यान में रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली पॉइंट्स की ओर। तो देखिए ये जो है सारी अशोक के शिलालेख है, जो कि पहली है। तो पहली शिलालेख जिसमें बताया गया है कि पशु बलि की निंदा से संबंधित है। अशोक का पहला अभिलेख जो है ये किससे संबंधित है, तो कई बार एग्जाम में पूछता है। तो अशोक जो है इसका पहला अभिलेख जो है पशु बलि की निंदा से है। इसकी दूसरी अभिलेख जो है, दूसरी अभिलेख में क्या बताया गया है, तो इसमें बताया गया है कि मनुष्य और पुरुष, मनुष्य और पशु दोनों की जो है चिकित्सा व्यवस्था की जो है किसमें किया गया है, तो अशोक का दूसरा अभिलेख जो है इसमें जो है मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा की व्यवस्था किया गया है। तीसरा अभिलेख देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो तीसरा अभिलेख में जो है कुछ धर्म के नियमों का उल्लेख जो है, कुछ धर्म के नियमों का उल्लेख जो है ये तीसरे अभिलेख में किया गया है। चौथा अभिलेख में जो है क्या बताया गया है, तो दोस्त याद रखना कि भेरी घोष की जगह जो है धर्म घोष की घोषणा जो है ये चौथी अभिलेख में बताया गया है। आइए देखते हैं अगला अभिलेख जो कि अशोक का है, अशोक के 5वां अभिलेख। तो 5वां अभिलेख में जो है दोस्त वो धर्म महापात्र की नियुक्ति के बारे में बताया गया है कि धर्म महापात्र की नियुक्ति जो है इसका संबंध जो है 5वें अभिलेख से है। छठा अभिलेख देख लीजिए, छठा अभिलेख है आत्मनियंत्रण और शिक्षा से संबंधित जो है ये अशोक का जो है छठा अभिलेख है। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। तो अगला पॉइंट्स है 7वां और 8वां अभिलेख, तो जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अशोक के तीर्थ यात्रा का उल्लेख जो है दोस्त ये जो है 7वें और 8वें अभिलेख में किया गया है, इसको आप लोग ध्यान रखना। आइए देखते हैं अगला है कि 9वीं अभिलेख। तो 9वीं अभिलेख में जो है सच्ची भेंट सच्ची शिष्टाचार का उल्लेख जो है ये 9वीं अभिलेख में किया गया है। किसका उल्लेख है 9वीं में, तो सच्ची भेंट और सच्ची शिष्टाचार का उल्लेख जो है अशोक के 9वें अभिलेख में किया गया है, इसको आप लोग ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं अगला अभिलेख जो कि अशोक का 10वां अभिलेख है। इसमें राजा और उच्च अधिकारी प्रजा के बारे में सोच किया गया है। राजा और उच्च अधिकारी प्रजा यानी कि राजा जो है उससे अपने से छोटे के बारे में इसमें सोचा गया है, तो जिसका उल्लेख अशोक के 10वें अभिलेख में किया गया है। 11वें अभिलेख में जो है धर्म की व्याख्या किया गया है और 12वां अभिलेख में स्त्री महापात्रों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है।
चलिए देखते हैं अगला अभिलेख जो कि महत्वपूर्ण है। 13वां अभिलेख जो है अशोक का, ये कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। कलिंग स्थान जो कि उड़ीसा में है और इसी युद्ध के वर्णन जो है किसमें किया गया है, अशोक के 13वें अभिलेख में, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अगला अभिलेख जो कि अशोक का है कि इसमें जो है जनता को धार्मिक जीवन कैसे बिताना है, इसके बारे में जो है अशोक के जो है 14वां अभिलेख जो है इसमें बताया गया है कि जनता को अपने धार्मिक जीवन को कैसे कैसे व्यतीत करना है। तो ये सारी अभिलेख जो था अशोक के एग्जाम पॉइंट्स की दृष्टि से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट था। तो आप लोग इसको 1-2 बार जरूर ही रिवाइज कर लीजिएगा, काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अशोक से जो कि प्रश्न है कि अशोक ने बौद्ध यानी कि यहाँ होगा बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म की प्रचार के लिए अपनी पुत्र, अशोक के पुत्र का नाम क्या था, महेंद्र था, और पुत्री का नाम क्या था, संघमित्रा था। तो इसको कहाँ भेजा था, तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अशोक ने अपने पुत्र या पुत्री दोनों को जो है कहाँ भेजा था, तो इसे श्रीलंका भेजा था। किसके लिए, तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। तो इसको आप लोग याद रखना। चलिए देखते हैं अगली पॉइंट्स जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंस है कि भारत में शिलालेखों का प्रचलन जो है सर्वप्रथम किसने किया था। तो कई बार एग्जाम में पूछा है कि भारत में शिलालेखों का प्रचलन किस शासक के द्वारा किया गया था। तो ये जो था अशोक के द्वारा किया गया था, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंस है, इसको आप लोग ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं दोस्त अगली प्रश्न जो आपके साथ है कि अशोक की अभिलेख में जो है किस लिपि का प्रयोग हुआ है। तो काफ़ी ही इम्पोर्टेंस है। तो अशोक के अभिलेख में जो है किस किस लिपि का, ब्राह्मी लिपि का, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक, इन चारों लिपि का जो है प्रयोग जो है अशोक के अभिलेख में किया गया है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट्स है जो आपके सामने है कि अशोक के ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख जो है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो अशोक का ग्रीक और अरमाइक लिपि का जो है अभिलेख ये कहाँ से, तो ये जो है अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। कहाँ से, अफगानिस्तान से। इसको आप लोग याद रखना, काफ़ी ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट्स जो कि आपके सामने है कि अशोक की खरोष्टी लिपि का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये जो है शाहबाज गढ़ी से जो है ये अशोक के खरोष्टी लिपि जो है ये कहाँ से, शाहबाज गढ़ी से प्राप्त हुआ है। तो इसको आप लोग ध्यान रखना, काफ़ी ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके एग्जाम के दृष्टि से। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट्स देख लेते हैं। तो दोस्त याद रखना कि अशोक का जो है अभिलेख कितने भाग में, तो आपको हम बताएं तो अशोक का अभिलेख जो है ये कुल 3 भागों में विभक्त है। कौन कौन, तो स्तंभ लेख है, शिलालेख है और जो है गुफा लेख है। इन सारी को आप लोग को ध्यान में रखना है। देखिए अगला पॉइंट है कि अशोक के शिलालेख का खोज किसने किया था। काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो अशोक के शिलालेख की इसका खोज जो है किसने किया था, फेंथर नामक विद्वान ने जो था अशोक के शिलालेख की खोज किया था, जो कि काफ़ी ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। चलिए देख लेते हैं अगली पॉइंट्स जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट्स है कि अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो याद रखना दोस्त कि अशोक के शिलालेख को जो है सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। तो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि शिलालेख की कुल संख्या कितनी है। तो अभी बताए हैं 14 शिलालेख हैं जो कि सारे आपको क्रम से बताए हैं। आइए देखिए स्तंभ लेख, तो स्तंभ लेख इसकी संख्या कुल कितनी है, स्तंभ लेख की संख्या 14 है और शिलालेख की संख्या, स्तंभ लेख की संख्या दोस्त याद रखना 7 है और शिलालेख की संख्या जो है ये 14 है। इसको आप लोग ध्यान से याद रखना। चलिए देखते हैं अगली प्रश्न है जो कि काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है कि कौशाम्बी अभिलेख को किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्त, याद रखना कि कौशाम्बी अभिलेख जो है इसे रानी के अभिलेख के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, तो रानी अभिलेख के नाम से कौशाम्बी अभिलेख को जाना जाता है। अगला पॉइंट्स देखिए है कि अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन है। तो अशोक का सबसे लंबा अभिलेख जो है वो 7वां अभिलेख है। कौन है, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख 7वां अभिलेख है और स्तंभ लेख की संख्या कितना है, तो ये जो है 7 है। तो अभी बताए हैं ऊपर में, तो इसको आप लोग ध्यान में रखना।
चलिए दोस्त देखते हैं अगली प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट। इतना समझिए कि अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है। तो ये रुम्नीदई का अभिलेख जो है ये अशोक के सबसे छोटा अभिलेख है, इसको आप लोग ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं अगला है कि अर्थशास्त्र में चर किसे कहा गया है। तो अर्थशास्त्र जो है इसमें चर किसे कहा गया है, इसे जो है जासूस को जो है चर कहा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने है कि अशोक के मौर्यकालीन साम्राज्य में जो है प्रांत की संख्या कितनी थी। तो अशोक के मौर्यकालीन साम्राज्य, इसमें प्रांत की संख्या कुल कितना था, तो 5 था। तो इसको आप लोग याद रखना दोस्त कि अशोक के मौर्यकालीन साम्राज्य में है प्रांत की संख्या 5 था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में जो है सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था। तो मौर्य काल में जो है सरकारी भूमि को जो है क्या कहा जाता था, तो इसे जो है सीता भूमि कहा जाता था। तो इसको आप लोग याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है जो कि आपके सामने है, जो कि काफ़ी ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्त। याद रखना कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को जो है कितने वर्ग में विभाजित किया था। तो ये जो है 7 वर्गों में विभाजित किया था। और आपको बताया है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका पुस्तक है। और इसी में जो है भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। ये वर्ग कौन कौन से है एक बार ध्यान दीजिएगा। ये वर्ग जो है दार्शनिक है, किसान है, अहीर है, कारीगर है, सभागर है, सैनिक है और निरीक्षक है। ये 7 वर्ग जो है इस इंडिका पुस्तक में जो है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट्स है। अगला पॉइंट्स है कि मौर्य काल में संभवतः वेश्यावृत्ति अपनाने वाले महिला को क्या कहा जाता था। तो वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला को जो है क्या कहा जाता था, रूपा जीवा कहा जाता था। रूपा जीवा इसे जो है कहा जाता था। तो इसको आप लोग याद रखना कि मौर्य काल में जो है वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला को रूप जीवा कहा जाता था। तो इसको आप लोग ध्यान में रखना है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ही इम्पोर्टेंस है। तो दोस्त उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो मैं बताया हूँ ये अच्छी तरीके से जो है पूरी तरह तो नहीं याद हुआ होगा, मुझे भी एक उम्मीद है। लेकिन आपको ये तो 30 से 40% भाग तो इससे आपको ज़रूर ही याद हो गया होगा। तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि प्रत्येक दिन लुसेंट का जो है हर टॉपिक का इस तरह से निचोड़ लाने के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्त, मैं आप लोग के लिए ज़रूर ही मेहनत करने वाला